नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। अफगानिस्तान में तालिबान के बेइंतहा अत्याचार, खासकर लड़कियों, महिलाओं और उनके जरिए उनके नजरिए को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है। शरीयत के कानून पर बहस हो रही है। जाहिर है हिंदुस्तान में भी बहस छिड़ चुकी है, होनी भी चाहिए। इन सब के बीच नसीरुद्दीन शाह जी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें तालिबान के वहशीपन से लेकर धार्मिक कट्टरता पर बहुत कुछ कहा गया है। इसे लेकर नसीरुद्दीन शाह को ही उल्टे नसीहत दी जाने लगी है। नसीहत देने वाले कौन लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले सवाल पब्लिक का शो के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सवाल पब्लिक का एक ऐसा शो है जिसकी दो बातें बेहद खास हैं। पहली ये कि इस शो पर गलत फैक्ट कोई भी नहीं रख सकता। ऐसा होने पर हमारी फैक्ट चेक टीम फैक्ट को करेक्ट कर देती है। लाई डिटेक्टर टेस्ट से हर मेहमान को जो गलत फैक्ट रखता है उसे गुजरना पड़ता है। दूसरी बात इस शो की यह है कि इस शो में सीधे पब्लिक अपना सवाल खुद पूछती है। आप भी पूछ सकते हैं अपना सवाल, हमें 8097471285 पर भेज दीजिए। एक वीडियो रिकॉर्ड करिए और इसे इस नंबर पर डाल दीजिए। 15 सेकंड का ही वीडियो होना चाहिए। इस वक्त ट्विटर पर सवाल पब्लिक का, यूट्यूब पर भी है। आप अपने सवाल यहां भी पूछ सकते हैं। अब मुद्दे पर आती हूं। जैसा आपको पहले भी मैंने बताया है कि तालिबान के वहशीपन के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, हिंदुस्तान में भी, बाहर में। और हमारे यहाँ जो जितनी जनता है वो आज नसीरुद्दीन शाह के इस वीडियो पर बहुत सी राय इस वक्त जाहिर कर रही है। जैसा आपको मैंने पहले बताया, उनके अत्याचार को कौन देखकर खुश हो रहा है। भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग है जो पहले नसीरुद्दीन शाह का सवाल और उनकी नसीहत सुनते ही आग बबूला हो गई है। पहले तो सुनते हैं नसीरुद्दीन शाह ने ऐसा कहा क्या है कि उन पर अब उंगलियां उठने लग गई हैं, उन्हीं लोगों से जो कल तक उन्हें अपना हीरो मानते थे, जब उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को भारत में डर लगता है। सुनिए आज का नसीरुद्दीन शाह का ये वीडियो। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। आपने सुना नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा, क्या गलत कहा है उन्होंने? मुझे तो नहीं लगा कि कुछ गलत कहा है, बल्कि गालिब का उन्होंने सहारा लिया और गालिब बरसों पहले जो कह गए हैं आज नसीरुद्दीन शाह ने कहा है। लेकिन मैं कुछ ट्वीट अब आपके सामने रखती हूं जिसमें नसीरुद्दीन शाह को नसीहत दी गई है। सुनिए, रिफत जावेद हैं, ये हैं रिफत जावेद, ये जर्नलिस्ट भी हैं और डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट भी हैं। और ये क्या कहते हैं, मैं नसीरुद्दीन शाह के अभिनय का प्रशंसक रहा हूं, लेकिन उन्हें फिल्मों से ही चिपके रहना चाहिए और उन विषयों से दूर रहना चाहिए जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। क्यों भाई, सिर्फ आपको जानकारी है? नसीरुद्दीन शाह कुछ नहीं जानते? वो अखबार नहीं पढ़ते, वो टीवी चैनल नहीं देखते, वो डिजिटल दुनिया में तमाम खबरें जो आ रही हैं वो नहीं सुनते, सिर्फ आप सुनते हैं। चलिए, ये थे रिफत जावेद। अब सुनिए, इतने सारे लोग ये कह रही हैं। सबा नकवी, ये भी लेखक और जर्नलिस्ट हैं, मेरी कोलीग रह चुकी हैं, और इन्होंने क्या,
इतने सारे लोग भारतीय मुसलमान के पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों उनसे तालिबान की निंदा करने के लिए कहा जा रहा है? ये सबा नकवी का सवाल है नसीरुद्दीन शाह से। और एक और सवाल पूछा है उन्होंने पूछा है, क्या उन्होंने तालिबान को चुना या आमंत्रित किया है? सिनेमा जगत के प्रतिभाशाली लोग इस मैटर पर बोलने के चक्कर में क्यों पड़े हैं? उन्हें जाल में फंसाया जा रहा है। वाह सबा नकवी जी, ज्यादा एक्सपीरियंस है आपका, नसीरुद्दीन शाह से भी ज्यादा। नसीरुद्दीन शाह को तो पता ही नहीं, जाल के अंदर जाते जा रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं। आपकी नसीहत की शायद उन्हें जरूरी है। सबा नकवी जी हमारे साथ पैनल पर होंगी आज, वो खुद ही बताएंगी कि ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है। यहाँ है सबा नकवी, हैं हमारे स्क्रीन पर और अभी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और जवाब देंगी। और भी कुछ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये नोमानी जी का स्टेटमेंट है। मौलाना सज्जाद नोमानी सचिव हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। तालिबान को सलाम है कहते हैं ये। इनके फेसबुक पर 57.8 हजार, तो ऑलमोस्ट इनके पास 58,000 फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पेज पर 2 लाख लोग इन्हें देखा करते हैं। ये कह रहे हैं तालिबान को सलाम। अब सुनते हैं शफीकुर रहमान बर्क, सांसद हैं सपा के, समाजवादी पार्टी के। तालिबानी राज की तुलना आजादी से है। इनके भी फेसबुक पेज पर 67,000 फॉलोअर्स हैं। अब मुनव्वर राना, ये कवि हैं, अपने आप को कवि कहते हैं। तालिबान की क्रूरता को भारत की घटनाओं से जोड़ा। भारत में जो हो रहा है वो ज्यादा बुरा लगता है, तालिबान तो सही कर रहा है। इनके 3,25,000 फॉलोअर्स हैं फेसबुक के और ट्विटर पे, और फेसबुक पे 6.5 लाख बल्कि ऑलमोस्ट 7 लाख फॉलोअर्स हैं मुनव्वर राना साहब के। इन्हें भी तालिबान बहुत पसंद आ रहा है, बहुत रास आ रहा है। कह रहे हैं भारत जो कर रहा है वो तो तालिबान से बदतर है। बहुत सपोर्ट है इनका भी। अब शादाब जी हैं, शादाब चौहान नेता हैं पीस पार्टी के। ये कहते हैं तालिबान को दिल से स्वागत। इनके फॉलोअर्स देख लीजिए, ट्विटर पे 35,500 और फेसबुक पे पौने 2 लाख फॉलोअर्स हैं इनके फेसबुक पे। तो ये अपना कलाम दिए चले जा रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को। और आज सवाल हमें ये पूछना है इन सभी लोगों से, और यही है आज पब्लिक का सवाल पब्लिक का पर हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मॉडर्न मुसलमान जो हिंदुस्तान में है उसे तालिबान को एक बार दोबारा नहीं देखना चाहिए? और यही सवाल शरिया वर्सेस मॉडर्न इस्लाम। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी नेशनल स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, इस्लामिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जनरल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है मेरी कॉलीग सबा नकवी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबा नकवी जी, बड़ी नसीहत दे दी आपने नसीरुद्दीन शाह को कि इनको जाल में फंसाया जा रहा है। बेचारे मासूम हैं, तो जाल में फंसाया जा रहा है। आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है कि नसीरुद्दीन शाह की कभी बात पसंद आती है और कभी कहते हैं कि बेचारे मासूम हैं, जाल में फंस रहे हैं? नाविका, सबसे पहले मैंने इनका नाम भी नहीं लिया। मैंने ये कहा है, बहुत क्लैरिटी है मेरी सोच में कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने क्या तालिबान को दावत दी है कि वो सब खड़े होके कह रहे हैं कि हम तालिबान को कंडेम करेंगे? क्या जरूरत है? क्या मैं आपसे कहती हूँ कि आप रोज खड़ी हो जाइए और आप कंडेम करिए कि कोई कह रहा है कि मुसलमान सब्जी ना बेचे, फल ना बेचे? क्या मैं आपसे कहती हूँ? नहीं, मैं कहती हूँ। तो क्या नौबत आ गई है कि ये सब लोग बेचारे, इनको जरूरी पड़ रहा है कि वो कहें कि वो तालिबान के खिलाफ है। और जहां मुझे तो जो आम जनता, जिससे मुझे नहीं पता किसको खुशी हो रही है तालिबान को लेकर। हो सकता है कि हिंदुस्तान समाज में एक तबका होगा, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान का मुद्दा है, दुनिया का मुद्दा है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन मेरा ये पूछना उस बेसिस पर है, मैं लिबरल हूँ, मैं मॉडर्न हूँ,
ये बिल्कुल इम्पॉसिबल, आप जानती होंगी कि मैं तालिबान की स्वागत करूंगी महिला होते हुए भी, लेकिन क्या जरूरत हो गई कि नसीरुद्दीन शाह ये बयान दे। मुझे ये बयानबाजी में प्रॉब्लम लगता है कि क्या वो डर गए हैं, क्या उनको लग रहा है कि आज के माहौल में जरूरी है कि हम बोले कि हम इस तरह के मुस्लिम है, उस तरह के मुस्लिम नहीं है। ये मुसलमानों को ये कलेक्टिव आइडेंटिटी का नसीरुद्दीन शाह आप समझ रहे हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उनको बोलने से पहले सबा नकवी जी से इजाजत लेनी पड़ेगी। आज तक तो आप लिबरल हैं, मुसलमान हैं, लिबरल हैं, और आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना कुछ कहा है आपने, और आपने कई हमारे डिबेट्स पर पूरी आजादी है। नहीं तो फिर आजादी है तो मैं आप पूछ रही हूँ उन जैसे लोगों को क्या नौबत आ गई कि उन्होंने तालिबान की जिम्मेदारी ले ली कि हम बोलेंगे भाई। और आप सोच रही हैं, आप सोचिए, जो लोग असल में तालिबान को पसंद करते हैं, कह रहे हैं कि एक इस्लामिक फोर्स ने अमेरिका को भगा दिया, इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि वो नसीरुद्दीन शाह का बयान सुन के उनकी सोच बदलेगी? ये तो सिर्फ अपनी पोजीशनिंग के लिए हो रहा है, ये मैं कह रही, बस सीधी सी बात है। तो सबा नकवी, ये जो एडवाइस है आपकी, ये आपने उस वक्त नहीं दी थी जब नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि मुझे भारत में मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया था? ये अपनी पोजीशनिंग तब नहीं कर रहे थे? तब वो एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी राइट विंग अपनी पोजीशनिंग नहीं कर रहे थे? तब आपके जहन में कोई सवाल नहीं आया? आज आपके जहन में ये सवाल आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि बेचारे नसीरुद्दीन शाह को ऐसा कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। क्यों उन पे प्रेशर है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये क्या बात हो गई कि अगर नसीरुद्दीन शाह कुछ ऐसा कहें, हिंदुस्तान की, भारत की गुस्ताखी में कुछ कहें, तो इन्हें बहुत पसंद आते हैं। अब वो कोई सही बात कह रहे हैं जो कम से कम एक बड़ा तबका है जो समझता है कि वो सही बात कह रहे हैं, तब इनको तकलीफ हो रही है। ये पोजीशनिंग उनकी है या ये पोजीशनिंग थ्रेटन हो रही है उनकी, जिन्होंने आज तक नसीरुद्दीन शाह को अपना पोस्टर बॉय माना है? देखिए, जिस जमाने में तमाम भारत के कई शख्सियतों ने यह बयान दिया था कि मुस्लिमों के लिए समस्या है वगैरह वगैरह, और आज जो नसीरुद्दीन शाह जी ने बोला है, बस ये अंतर, ये तस्वीर बता रहा है कि एक सियासी खौफ और एक हकीकत के खौफ में क्या अंतर होता है। जो तालिबान के बाद का सूरत हाल, जो मंजर टीवी चैनल्स पे देखा है, वो हकीकत का खौफ है, और बाकी सब जो था वो खाम ख्याली का था। अब सबा जी ने एक बात कही कि ज़रूरत क्या थी किसी को बोलने की, बिल्कुल सही बात है, मगर सबा जी याद करिए बोलने वाले कौन हैं? असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने तालिबान के पक्ष में बोला, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुस्लिमों की एकता को समर्पित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 70 साल से खानदानी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है हैदराबाद से। दूसरा कौन है? आप ये देखिए, जमाते इस्लामी के सदस्य। तीसरा कौन है? मुस्लिमों की सबसे बड़ी बॉडी भारत में, सर्वोच्च संस्था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी। और चौथे कौन है? शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी जो ये कहती है कि मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकती थी कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, उसके सांसद हैं। तो अब देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमाते इस्लामी से ज्यादा मुस्लिमों के बारे में बोलने का लोकस स्टैंडी मैं नहीं समझता कि इस पैनल पर बैठे किसी व्यक्ति का है। जब उन्होंने बोला था, तो अगर उसी समय प्रतिवाद किया गया होता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष या 4 सदस्य कहते अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ओवैसी के खिलाफ 4 लोग खड़े हो गए होते, जमाते इस्लामी के खिलाफ 4 लोग बोले होते कि आप क्या बोल रहे हैं, तो मानते कि एक जस्टिफाइड है। और दूसरी बात, सबा जी से मैं ये भी कहूंगा, अरे वो AK-47 लेके एंकर के पीछे खड़े बोलने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले कहां चले गए? इन चारों के खिलाफ कुछ तो बोल देते। और महिला एंकरों को पकड़ के कह दिया गया जाओ बाहर, नहीं बोलना है। वो कहां चली गई वो महिलाएं जो पोस्टर लेके ग्लोबल CEO ऑफ ट्विटर के सामने खड़ी थी, स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, आज तालिबानी पैट्रियार्की पे मुंह में दही जम गया। अरे भाई, इन चारों के खिलाफ धरना ना करो तो बयान तो दे देते, वो भी नहीं दे रहे। तो ये जो अंतर दिखाई पड़ता है जो आपके एक्शन में और जिस स्टेटस के लोगों ने बोला है, मैं फिर कह रहा हूं, यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य ने बोला है तो इसका कंडमनेशन वहीं से आ सकता है। ना सबा जी कर सकती हैं, ना जफर सरेशवाला जी कर सकते हैं, और ना तस्लीम रहमानी साहब कर सकते हैं। तस्लीम रहमानी साहब,
मुद्दे तो सही उठा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि बड़ा अच्छा हुआ, मुनव्वर राना जी कह रहे थे, तब तो बहुत पसंद आ रहा था आपको ये सारा वक्तव्य। आज नसीरुद्दीन शाह से प्रॉब्लम क्यों है? आप चाहते क्या हैं? आपको शरिया चाहिए? नसीरुद्दीन शाह उसके खिलाफ कह रहे हैं कि शरिया नहीं, आप एक ऐसी दकियानूसी सोच मत रखिए और बेतकल्लुफ हो जाइए अपने अल्लाह के साथ, जिस तरह वो थे या जिस तरह गालिब थे। बेतकल्लुफी अल्लाह से क्यों नहीं? क्यों शरिया का आपको सहारा चाहिए? और इसलिए क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन किया है तो आज नसीरुद्दीन शाह पर ही सवाल उठ के। देखिए, मैं तो अल्लाह मियाँ के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इतना बेतकल्लुफ़ हो कि मैं अल्लाह मियाँ को तू बुलाता हूँ, ए अल्लाह तू मेरी सुन ले, मैं इतना बेतकल्लुफ़ हूँ। खैर, जहाँ तक पर्सनल बोर्ड का ताल्लुक़ है, पर्सनल बोर्ड ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था उसी वक्त के ये जो लोग भी कुछ बोल रहे हैं, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का स्टैंड हरगिज़ नहीं है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट 24 घंटे के अंदर आ गया था। तीसरी बात, नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक बात कही है, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनको भी हक़ है वो सब बोले, लेकिन कोई भी शख्स, अब मैं अगर 10 बातें सही बोलूँगा तो 2 बातें 5 बातें मैं गलत भी बोल सकता हूँ, इंसान हूँ। नसीरुद्दीन शाह साहब हैं या आप हैं, आप अगर 10 बातें अच्छी बोलेंगी, आप भी 2 बातें गलत बोल सकते हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि कोई आदमी जो बात कह रहा है वो 100% हर बार वो सही बात होगी। नाविका अगर 10 बातें गलत कहेगी, 2 सही भी कह सकती है ना। हर बात गलत लगती है। नसीरुद्दीन शाह की आपको हर बात अच्छी लगती थी। मुझे तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि आज नसीरुद्दीन शाह की बात गलत कैसे लगने लग गई। मैं बताता हूं कैसे हुई। जरा सी बात है, बस जरा सी बात है। इस्लाम का वहशत से और दहशत से कोई ताल्लुक ना आज से 1-1.5 सदी पहले था, ना आज है। कुरान इंसानों की किताब है, मुसलमानों की किताब नहीं है। जो उसे मुसलमानों की किताब समझता है वो इस्लाम को बिल्कुल नहीं समझता। और तीसरी बात, ये मॉडर्निटी क्या है, क्या मतलब है मॉडर्निटी का? इस्लाम किसी एक वक्त के लिए नहीं है, इस्लाम हर ज़माने के लिए एक ही चीज़ है और वो हर ज़माने में मॉडर्न है, हर ज़माने पे नाफिजुल अमल है। हमारे इंटरप्रिटेशन में गलती हो सकती है, हर ज़माने के इंसानों के उसके इंटरप्रिटेशन में गलती हो सकती है, लेकिन उसके बेसिक टेक्स्ट में गलती नहीं है। ये सिर्फ बिलीफ नहीं है बल्कि एक्सपेरिमेंटेड है कि उसमें कोई गलती नहीं। मतलब ट्रिपल तलाक, मैं वाज़ेह कर दूं, ट्रिपल तलाक का जो मौक़िफ़ पर्सनल बोर्ड ने उठाया था वो गलत था, वो कुरान के खिलाफ था। कुरान का जो मौक़िफ़ था उसे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मान लिया। तो कुरान, मॉडर्निटी क्या? मैं शराब पीना शुरू कर दूं आज के ज़माने में, क्या है मॉडर्निटी है? मैं आधे कपड़े पहनना शुरू कर दूं, सतर जिसका हुक्म है उसको मैं अवॉइड कर दूं, क्या ये बुर्के और आधे कपड़ों के बीच का भी तो कोई फासला रहा होगा। पढ़ाई और बाहर निकलकर मर्दों के साथ दुनिया में काम करना, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करना, इसके बीच में और जो आप इशारा कर रहे हैं उसके बीच में भी तो कोई फासला रहा होगा। आप अपने ही मुसलमान औरतों से पूछिए ना। मैं पूछना चाह रही हूँ, ये कोड़े बरसाए जा रहे हैं, ये है क्या इस्लाम में? ये है क्या इस्लाम में जो कोड़े बरसाए जा रहे हैं, बुरके में लड़कियों को डाला जा रहा है? मैं जफर सरेश वाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सब नहीं दिखता इनको? जब ये आके कहते हैं कि इस्लाम जो है वो तो हर वक्त के लिए, कुरान जो है वो हर वक्त के लिए, ये सब इनको नहीं नजर आता? जो पीछे खड़े होते हैं AK-47 लेके और कहलवाते हैं हाँ जी तालिबान हमें पसंद है, तालिबान एक आजादी की लड़ाई है। जफर सरेश वाला आज इनको बुरके और आधे कपड़े के बीच का जो फासला है वो नजर नहीं आ रहा। नाविका जी, देखिए मैं बात बिल्कुल कहूँगा, नसीरुद्दीन शाह साहब को भी इतना ही बोलने का हक है ना मेरे को या सुधांशु त्रिवेदी साहब को या हमारे दोस्त इनको भी है। तो ये बिल्कुल हक है, लेकिन मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि जो तालिबान के सपोर्ट में जो बोलने वाले लोग हैं, आपने जो नाम गिनाया, ये कौन लोग हैं? आपने टोटल जो बताया इनके फॉलोअर कितने, 1 मिलियन नहीं होते। यानी हिंदुस्तान में 25 करोड़ या 20 करोड़ मुसलमान है, वो 20 करोड़ में आप 10 नाम नहीं गिना पाए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। और मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूं
कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमीडिएटली कंडेम किया था और कहा था कि ये जो बोले हैं ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बोले, पर्सनल लॉ बोर्ड का ये मौक़िफ़ नहीं है। अच्छा, जमात इस्लामी का एक बहुत ही छोटा पॉकेट है। तो ये जो लोग हैं ये बोल रहे हैं अपनी सियासत को चमकाने के लिए। रही बात तालिबान की, तो मैंने तो नाविका जी, ये सोहेल शाहीन साहब जो आजकल बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं टीवी पे, मेरे सामने आए थे डिबेट में, तो मैंने उनको कहा था कि भाई ये जो शरीयत का जो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है ये बहुत ही लॉपसाइडेड है और बहुत नैरो है, और ये आपका जो इंटरप्रिटेशन है ये कैसे आप चिपका सकते हो सबको? ये आपकी समझ है और ये गलत समझ है। और खास तौर से औरतों के मामले में और ये फ्लॉगिंग के मामले में बहुत सारी चीजों में ये आपका जो ट्राइबल कल्चर है वो मिसमैच हो गया है, बिल्कुल विशी हो गया है शरीयत के साथ। आप मुझे बताइए, ये मैंने उनको कहा कि हमारे पड़ोस में इधर एक मुल्क है इंडोनेशिया, जहां पर 25 करोड़ मुसलमान है, वहां की औरत का एक लिबास है, वो इस तरह से चलती है फिरती है, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर औरतों का जो लिबास है वो साड़ी है, तो क्या साड़ी पहनने वाली औरत मुसलमान नहीं है? वहां की जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो हसीना वाजिद वो साड़ी पहनती है। मुल्कों के अंदर तुर्की में वहां तो इमाम 3 पीस सूट में होता है, और मैंने आज तक तुर्की की किसी मस्जिद के इमाम को दाढ़ी के साथ नहीं देखा, तो क्या वहां के इमाम नहीं है? तो ये बात जो है ये आपका एक इंटरप्रिटेशन है, ये गलत है। और अगर आप मुल्क चलाना चाहते हो तो आपको ब्रॉड विजन के साथ आना पड़ेगा। ये नैरो विजन जब तक जो आपने चलाया, जिसकी वजह से आपने गलती की, आपने नुकसान उठाया, और अगर दोबारा उस पर चलोगे तो आप नुकसान उठाओगे। ये बात तो मैंने उनके सोहेल शाहीन साहब को डायरेक्टली कही थी। तो मैं समझता हूं कि जमीन पर नाविका जी मुसलमान का कोई लेना देना नहीं, उसका अफगानिस्तान से क्या लेना देना बताइए, उसका तालिबान से क्या लेना देना? बल्कि ये तो ऐसा है जैसे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई अफगानिस्तान न कोई मुसलमान जाने वाला है न उसका आने वाला है, बल्कि तालिबान जो है उनका जो कुछ भी है वो हमारे लिए, हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए वो एक पीस ऑफ फर्नीचर है। बिल्कुल सबा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और आज विजय प्रताप जी ट्विटर पे ये सवाल पूछ रहे हैं, नसीरुद्दीन शाह जब ये कह रहे हैं कि उन्हें भारत में डर लगता है तब मुसलमानों का बड़ा तबका समर्थन कर रहा था, अब जब उन्होंने धर्म के नाम पर वहशीपन का सवाल उठाया है तो सबको तकलीफ हो रही है। जब वो CAA पे कोई भी आर्टिस्ट कहता है तब तो उन्हें नहीं कहा जाता कि आप फिल्मों तक ही अपने आप को सीमित रखिए, आप ऐसे देश दुनिया की बातें मत करिए। CAA पर अगर कोई कुछ कहता है तो आप कहते हैं आइए वेलकम, नोबडी इन इंडिया लाइक्स दिस, तब तो बड़े वेलकम होते हैं। सबा जी आज सवाल पब्लिक का ये है कि हाँ, मैं जवाब दूंगी, लेकिन बीच में मेरा वो ऑडियो कट गया था, सारा इंटरनेट कोलैप्स हो गया था, तो मैंने बातचीत सुनी नहीं, लेकिन मैं अपना पीस कह देती हूँ। सबसे पहले मैंने इस मुद्दे पर मेरा ट्वीट नसीरुद्दीन शाह का नाम ना तो लेता है, ये कह रहा है क्या नौबत आ गई कि आप ये लिबरल मुसलमान खड़े होके कह रहे हैं कि हमें तालिबान को कंडेम करना है। तालिबान को क्या हमने बुलाया दुनिया में? तालिबान को क्या हिंदुस्तान के लोगों ने खड़ा किया? ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि ये क्या सिटीजनशिप टेस्ट। नाम ना लिया तो क्या बात, नाम ना लिया तो क्या हुआ, लेकिन संदर्भ तो कॉन्टेक्स्ट तो आपका वही था। तो मुझे बात खत्म करने दीजिए। ये कोई कलेक्टिव सिटीजनशिप टेस्ट होती है क्या? तो मैं फिर से पूछती हूँ, सुधांशु त्रिवेदी से मैं आज पूछ लेती हूँ। सुधांशु जी, क्या आप मानते हैं, आपको मैं एक टेस्ट पूछती हूँ कि आप कंडेम करेंगे जिस तरह की चीजें, हेट क्राइम्स हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ छोटे छोटे, क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखती हूँ? नहीं। क्या मैं आपको ये टेस्ट में डालती हूँ कि आपने नहीं कंडेम किया इसलिए यू आर अ बैकर, कि आप हिंदू एक्सट्रीमिज्म, क्या ये दसना वाले मंदिर के जो पुजारी हैं जो रोज या तो मुसलमानों के खिलाफ, अब तो बीजेपी की महिलाओं के खिलाफ भी उन्होंने कुछ कह दिया, क्या आप इनको नहीं कंडेम करेंगे? मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन अगर मैं रोज दिन रात आपको ये मैसेज भेजती कि आपने इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं किया, तो आपको कैसे लगता? और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में होते तो मेरा पॉइंट ये सीधा ये पॉइंट है, क्यों हिंदुस्तान के मुसलमान से क्यों ये पूछा जा रहा है? इसका किसी चीज से लेना देना है नहीं, ये मेरा पॉइंट है। क्या आप
रोज खड़े होके कहेंगे नहीं। सुधांशु त्रिवेदी हम तो जी, उनका- सुधांशु हाँ। त्रिवेदी जी, सबा नकवी का सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो जो सबा जी ने पूछा कंडेम करने की बात, तो सबा जी आप शायद भूल गई, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गोरक्षा के नाम पर जिन लोगों ने गुंडागर्दी की थी उनके लिए क्या शब्द बोले थे, टीवी चैनल्स के ऊपर उपलब्ध है। हमारी तरफ से बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाता है धार्मिक पक्ष एक है और गुंडागर्दी वाला पक्ष दूसरी जगह। मगर अफसोस क्या है कि इधर की तरफ अगर आप कभी भी देखें तो यह बात सही है, कह दिया गया जी उनका पर्सनल वक्तव्य था। अरे साफ कहिए कि पक्ष में है कि अगेंस्ट में है, वो नहीं बोला जाता है। अच्छा आप ये बताइए, चलिए आपने कहा कि वो तो केवल एक वक्तव्य था। मैं एक छोटी सी बात याद दिलाता हूं, तमिलनाडु के, एक मिनट पूरी बात करूं, तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले में कोलतार गांव में मुस्लिमों की आबादी 70% हो गई, तो उन्होंने कहा जी मंदिर में घंटे और पूजा बंद कर दिए जाएं, मेरी धार्मिक भावना आहत होती है। आखिर में क्या हुआ, वहां की सरकार तक दब गई, हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाके हुआ कि मंदिर में पूजा होगी। बोला किसी सेक्युलरिज्म का सूरमा ने पूरे, बताइए कश्मीर से केरल तक बोला किसी ने ना। मल्लापुरम जिले में 2014 में प्रस्ताव पारित कर दिया कि चूंकि यह मुस्लिम बाहुल्य हो गया है इसलिए लड़कियों की शादी की एज 18 साल से घटा के 16 साल कर दी जाए। और मार्च 2014 में वहां की केरल की कांग्रेस सरकार ने कह दिया वेट कर दिया, यस कर दी जाए, बोला किसी ने। यहां पे बात आती है कि जब कट्टरपंथी सोच आगे बढ़ती चली जाती है और उसके बावजूद सब लोग मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं, इसलिए ये और पक्ष में भी बोलते हैं। अब आप कहते नहीं साहब अगेंस्ट में बोलने की क्या जरूरत है, तो मैं बोलता हूं ना पक्ष में बोलो ना अगेंस्ट में बोलो, बोलो तो दोनों तरफ बोलो। और जहां तक इस देश की बात है साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब तो फिल्मों के आदमी हैं। इस देश में खौफ तो यह था, एक लाइन और कह दूं, आजादी के बाद एक नहीं कई मुस्लिम कलाकार और फनकार थे जो हिंदू नाम से आए, अजीत, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला। क्यों? मन में कहीं ना कहीं संदेह था ना कि मुस्लिम नाम से पॉपुलैरिटी मिलेगी या नहीं। मगर इस देश में कितनी पॉपुलैरिटी मिली बताइए, आज खान इंडस्ट्री है। और ये जितने देश हैं, एक लास्ट में एक लाइन और कह देता हूं, ये जो काबुल का मंजर दिखा, ये सिर्फ मुस्लिम देशों में क्यों दिखता है? कभी लीबिया में, कभी सीरिया में, कभी इराक में, कभी यमन में, कभी अल्जीरिया में, इस पर भी सोचिए। और 57 मुस्लिम देश हैं। अभी कोरोना का दौर आया, एक देश बताइए जिसने की वैक्सीन की एक स्टेज का भी ट्रायल किया, एक स्टेज का भी। और 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम देश ऐसे जहां पैसा बरस रहा है, झरझर 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 पैसा बरस रहा है, उसके बाद एक भी नहीं। और यह नजारा कई जगह। तो यह सोचिए कि अगर इस ढंग की कोई कमी अंदर आ गई है तो उसको ठीक करने की जरूरत है। और ठीक सिर्फ हिंदुस्तान करेगा, क्योंकि कलाकार भी हमारे यहां, फनकार भी हमारे यहां, शायर भी हमारे यहां, और आलमे इस्लाम में सबसे बड़ा साइंसदान डॉक्टर कलाम भी हमारे यहां। मगर अफसोस कि सेक्युलरिज्म का कोई सूरमा न ब्रिगेडियर उस्मान के घर जाता, न वीर अब्दुल हमीद के घर जाता, न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर जाता, न अबुल कलाम के नमाज जनाजा में जाते। ये किस में जाते? बुरहान वानी के नमाज जनाजा में, याकूब मेनन के नमाज जनाजा में, अफजल गुरु के नमाज जनाजा में। प्रॉब्लम यहां पर है सबाजी। अच्छा सुधांशु जी, मैं वैसे बिस्मिल्लाह खान साहब के घर बहुत बार, हर बार जब मैं बनारस जाती हूँ मैं चली जाती हूँ। बहुत ही गरीब छोटा सा एक मकान है, मतलब उनको नाम उनका रोज लोग लेते हैं लेकिन उनके खानदान की हालत अच्छी नहीं है। ये मैं आपको बता भी दूं क्योंकि आप इस तरह के उदाहरण, हाँ, हिंदुस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है? हम लोग एक दूसरे में से के बीच में बहस कर लेते हैं। हिंदुस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी जो भी हो सबा जी, लेकिन सवाल आज ये है कि जब इन लोगों ने सवाल उठाए, और ये कौन लोग हैं? ये समाजवादी पार्टी के बर्क साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप दिल्ली में रहती हैं, पार्लियामेंट कवर करती हैं, पार्लियामेंट जाया करती हैं। इन्होंने जब कहा, आपने ट्वीट किया? बिल्कुल नहीं ट्वीट किया। आपने कोई उन्हें नसीहत दी? बिल्कुल नहीं दी। जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इन्होंने कहा अपना जो भी उन्हें कहना था, उन्होंने जो नोमानी साहब ने जो नसीहत दी, तब आपने कुछ कहा कि इन मुसलमानों को इस वक्त तालिबान के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्यों जा रहे हैं ये उस तरफ? आपने कहा? आपने नहीं कहा। समझ रही हूँ। तो मैं आपसे भी ये सवाल पूछती हूँ, जब ऐसी चीजें हो रही हैं, जब हम लोग सब ट्वीट कर रहे हैं, जब ऐसी फुटेज आ रही है कि किसी चूड़ी वाले की पिटाई हो रही है, आज एक शायद हैदराबाद, यही तो सोच है, यही तो सोच है सबा नकवी जी, क्योंकि कॉन्डेमनेशन उस चूड़ी वाले का भी हुआ था, लेकिन आपको चूड़ी वाला नजर आता है,
हंटर वाला जो तालिबान का शख्स मार रहा है औरतों को अफगानिस्तान में, वो आपको नजर नहीं आता, वो आपको नजर नहीं आता। वो उस पिक्चर पे आपने कभी ट्वीट किया है सबा नकवी जी? मैं आपसे, सबा नकवी जी, आज आपने अगर छेड़ी है बात तो मैं आपसे पूछूंगी, शरीयत के साथ खड़ा होगा तालिबान और शरीयत रहेगा वहां पर, ये कहा गया। अब मैं बता दूं शरीयत में क्या क्या कहा गया है। 8 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां बुर्का पहन के रहेंगी, ये जरूरी है। अकेले घर से बाहर जाने पर पाबंदी है। पुरुष डॉक्टर से इलाज करवाने पर पाबंदी है। स्कूल जाने पर पाबंदी है। नौकरी पर पाबंदी है। नेल पॉलिश लगाने पर पाबंदी है। महिलाओं के व्यापार पर पाबंदी है। आप चाहेंगे कि ये सब आज की, आपने कोई डायरेक्टिव पढ़ लिया क्या नाविका? ये फैक्ट चेक करवाइए आप अपना, ये आपने पढ़ लिया क्या? ये डायरेक्टिव कहाँ हैं? ये शरीयत का 15 कानून अगस्त के है। बाद आए हैं ये डायरेक्टिव? ये डायरेक्टिव क्या 15 अगस्त के बाद आए हैं? मुझे बताइए। ये तालिबान का शरीयत है जिसके आप कसीदे पढ़ रहे हैं यहाँ पर रहमानी साहब। नहीं, ये 15 अगस्त 2021 के बाद क्या ये डायरेक्टिव आए हैं? अगर आए हैं तो मुझे बताइए, मैंने नहीं देखे अभी तक, हो सकता है आपके इल्म में हो, नहीं तो आप मुझे फैक्ट चेक करके बताइए। ये तालिबान ने कहा है, और तालिबान वही है तालिबान जिसे आप कह रहे हैं गुड तालिबान, आजादी की लड़ाई। मैं वही पूछ रहा हूं, ये कब कहा है? देखिए, आप फैक्ट्स पर बात कीजिए। मैं एक 2-3 जुमले सिर्फ कहना चाहता हूं। एक तो बात ये समझ लीजिए कि तालिबान के मामले में मुसलमानों को आइसोलेट ना करके ना देखें। अगर आइसोलेट किसने किया सर? के इशू को नसीरुद्दीन शाह को तो आप ही के लोगों ने आइसोलेट कर दिया। सबसे बड़ा गुनाह करेंगे। मेरा एक जुमला सुन लीजिए, अगर आपने मजहब के नुक्ते नजर से अफगानिस्तान को देखा तो इस सदी का सबसे बड़ा गुनाह करेंगे और इस देश के खिलाफ सबसे बड़ी हरकत करेंगे। ऐसा मत कीजिए कि आप मुसलमानों को आइसोलेट करके अफगानिस्तान और तालिबान को देखें। दूसरा, जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे, आप म्यांमार भूल गए क्या? म्यांमार में आपने वो मंजर नहीं देखे क्या? आपने श्रीलंका में वो मंजर नहीं देखे क्या? आपने हर्जेगोविना और बोस्निया में वो मंजर नहीं देखे क्या? आपने रूस में वो मंजर नहीं देखे क्या? आपने नेपाल में वो मंजर नहीं देखे क्या? आप भारत में, हम पिछले 7 साल से मुस्तकिल वो मंजर नहीं देख रहे क्या? 70,000 फिरका वाराना फिसादात आजादी के बाद से अब तक भारत में नहीं हुए? कैसे आप धर्म का चश्मा लगा के हर चीज को देखते हैं? सारे मुस्लिम मुल्क आपको दिखाई दे गए। ये सारे जो गैर मुस्लिम बुद्धिस्ट मुल्क कहूं क्या मैं इनको हिंदू मुल्क कहूं, क्या मैं इनको ईसाई मुल्क कहूं? आप वहशत को धर्म से जोड़ रहे हैं। वहशत का धर्म से अगर कोई ताल्लुक है तो वो धर्म नहीं हो सकता, वो इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या बुद्धिज्म हो। तो आप बैलेंस होके बात कीजिए। तो मुझे ये बताइए, जब सईद सलाउद्दीन कहते हैं, सईद सलाउद्दीन, तब तो कोई नहीं कहता कि ये सच्चा मुसलमान नहीं है। कभी निकला आपके मुंह से? सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए रहमानी साहब को। नहीं, क्रूसेड क्या था? जो जेडब्ल्यू बुश ने कहा तस्लीम रहमानी साहब ने कि क्रूसेड कीजिए। क्रूसेड के मीनिंग क्या है? नहीं, आप सुधांशु त्रिवेदी से पूछिए क्रूसेड के क्या मीनिंग है। आपने तब कंडेम नहीं किया जेडब्ल्यू बुश को, किसी ने कंडेम नहीं किया। 20 साल क्रूसेड करते रहे, क्रूसीफाई किया पूरे अफगानिस्तान को, आपने कंडेम किया। एक दिन के लिए भी किसी ने कंडेम किया तो मुझे बताइए क्रूसेड के क्या मीनिंग होते हैं? हाँ, अब बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए साहब, आपने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने। बर्मा का उदाहरण दिया आपने, श्रीलंका का उदाहरण दिया, बोस्निया हर्जेगोविना। अब मैं यही पूछना चाहता हूं, बर्मा में बुद्धिस्टों से लड़ाई तो कट्टरपंथी मुसलमानों की, श्रीलंका में सिंघलियों से लड़ाई तो कट्टरपंथी मुसलमानों की, ठीक। बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों से लड़ाई, सिचांग प्रोविंस में चाइना में कम्युनिस्टों से लड़ाई, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई, गाजा में यहूदियों से लड़ाई, सोमालिया में और इथोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई, और फ्रांस में, बेल्जियम में ईसाइयों से लड़ाई, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन से लेकर सिडनी तक धमाके भैया वहां पर ईसाइयों से।
वहां अमेरिका में जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बम फोड़ दिया गया। अब इसमें आप एक ये लफ्ज बताइए, ठीक कर लीजिए, दूसरी पार्टी चाहे ठीक कर कोई भी लीजिए, हो, पहली पार्टी लड़ाई तैयार है नहीं, लड़ने के लिए, लड़ाई नहीं, हर जगह पिटाई, पहली पार्टी है, पिटाई। दूसरी पार्टी कोई भी हो, हर वो कम्युनिस्ट हो, नास्तिक हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब जगह लड़ने के लिए तैयार है। ये भी तो विचार करिए ना, बुद्धिस्ट ऐसा क्यों हो रहा है कि म्यांमार में, बुद्धिस्ट ने मारा श्रीलंका में, ईसाइयों ने मारा रूस में, ईसाइयों ने मारा बेल्जियम में, नेपाल में मारा, भारत में मारा हिंदुओं ने। सीधी सी बात सुनिए, पिटाई हुई है, लड़ाई नहीं हुई है। कहीं लड़ाई हुई होती तो 13 लाख में से 8 लाख मुसलमान अच्छा तो ठीक है, तो ठीक है, आप ये बताइए श्रीलंका में गजा का मुसलमान जिसका आप रहमानी साहब, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पे बुद्धिस्ट ने मारा, यहां पे इन्होंने मारा, तो जो मैंने पूछा था, ये काबुल में नॉर्दर्न अलायंस, आईएसआईएस खुरासान और तालिबान, ये किसको मार रहे हैं एक दूसरे को भाई? ये यमन में अलकायदा और यमनी लड़ाके किसको मार रहे हैं? ये शिया सुन्नी के अमेरिका मार रहा है, नॉर्दर्न अलायंस मुसलमानों ने नहीं बनाया। किसको मार रहा है? आप फिर फैक्ट को चेंज कर रहे हैं। क्या नॉर्दर्न अलायंस मुसलमानों का है? बोलिए, बेटर रहता है। क्या नॉर्दर्न अलायंस मुसलमानों का है? रहमानी साहब, आप अपने यूके मुसलमानों के बेटर रहेगा, मैं पूरी बात नहीं कहूंगा आप करिए। इराक पे हमला करने के लिए रहमानी साहब रोश में मत आइए, रोश में मत आइए। 1 मिनट, सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं, जफर सरेश वाला मैं आ रही हूं आपके पास, पर रहमानी जी आज बहुत भावुक हो रहे हैं क्योंकि प्रहार उन पर बहुत बहुत तेज हो रहे हैं। रहमानी जी पूरी बात सुन ले त्रिवेदी जी की। मुझ पे प्रहार नहीं हुआ, आप सुनिए, इस्लाम पे प्रहार किया है। देखिए, रहमानी जी ने एक बात कही थी कि जो इस्लाम की सोच है या जो उनका एक जो भी उनकी एक टीचिंग्स हैं वो कांस्टेंट है, वो समय के हिसाब से नहीं बदलती। कुछ हद तक सही कही थी साहब। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन को और हसन को जिन्होंने काटा था, वो कोई हर हर महादेव का नारा लगा के नहीं आए थे, न जीसस क्राइस्ट का नाम लेके आए थे, सब अल्लाह अकबर कह रहे हुए काटे थे, उनको मारे थे। एक भी खलीफा ऐसा नहीं जिसकी गर्दन न काटी गई, और एक खलीफा तो मैं नाम बोल रहा हूं जो इस समय नमाज के लिए सर झुकाए हुए थे, उनका सर काट दिया गया। यजीद का नाम गाली भी बन गया, ये भी याद है आपको। तब था, वही आज तक है, आज तक आप उसका पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। दुनिया भर के मुसलमानों के और जहां तक बाकी कांस्टेंट की बात है, एक बात ईमानदारी से बता दीजिएगा, मदरसों में यह पढ़ाए जाने का वीडियो आता है कि धरती स्थिर है, सूर्य चारों ओर घूमता है। अब बताइए, आपके हिसाब से इस सोच में बदलाव की जरूरत है या बदलाव की जरूरत नहीं है? ये कांस्टेंट है। और अगर आप कहते हैं ये सही है या गलत है, अगर गलत है तो किसी ने क्या कार्रवाई की? बिस्कोट कर रहे हैं। रहमानी जी, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इस्राइल को आप सपोर्ट करते हैं? इस्राइल को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? इजराइल को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? रहमानी जी बस सिर्फ एक बात बता दीजिए, इजराइल को सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते? रहमानी जी सिर्फ सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। इजराइल को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन तालिबान में सब कुछ आपको अच्छा नजर आता है। ये कौन सा चश्मा है? आप चश्मा सुधांशु त्रिवेदी जी का ढूंढ रहे हैं, मैं आपका चश्मा ढूंढना चाहती हूं कि इजराइल पसंद नहीं लेकिन तालिबान पसंद है। क्यों पसंद है? जफर सरेश वाला जी से पूछेंगे। लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं और जफर सरेश वाला से पूछते हैं कौन सा चश्मा पहने हुए हैं हिंदुस्तान के मुसलमान। पब्लिका पर आपका स्वागत है। पहले सुनते हैं पब्लिक के सवाल, क्योंकि झड़ी लगी हुई है आज सवालों की, सबा नकवी जी के लिए और रहमानी साहब के लिए। पहले सुनते हैं सवाल, फिर मैं फिर से अपने मेहमानों से सवाल पूछूंगी। शरिया लॉ लाने वाला तालिबान कैसे मॉडर्न सोच ला सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग तालिबान का समर्थन करने पर आ गया है? जो लोग ऊपर से हिंदुस्तान करते हैं लेकिन उनके दिल में तालिबान है, मेरा सवाल उन लोगों से है कि अब आप नसीरुद्दीन शाह की बात मानेंगे या नहीं? ग्रेटर नोएडा और वाराणसी से सवाल आए हैं, मैं कुछ सवाल और पढ़ दूं और ये सवाल तस्लीम रहमानी जी जरूर सुनिएगा। तस्लीम रहमानी जी, प्रेम झा मुंबई से सवाल पूछ रहे हैं कि आपको सिर्फ लड़कियों और औरतों के कपड़े ही क्यों दिखते हैं?
आपको मुसलमान मर्द की कोई खामियां नहीं दिखती? सवाल का जवाब दीजिए, आपको मैं 45 सेकंड का समय देती हूं, जवाब दीजिए। प्रेम झा मुंबई से सवाल पूछ रहे। नहीं, मैं प्रेम झा जी से बिल्कुल सहमत हूँ। मुसलमान जो सोसाइटी है, पूरा का पूरा मुस्लिम समाज, इस वक्त उस समाज की इस्लाह की ज़रूरत है। मुसलमान मर्दों की जानिब से मुसलमान औरतों के हुकूक को तोड़ा गया है, उनको नज़रअंदाज किया गया है, वो जुल्म हुआ है और उस जुल्म को ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए हम भी कर्मठ हैं। हम जहाँ जहाँ सरकार उसको रोकने की कोशिश करती है वहाँ सरकार का भी समर्थन करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम समाज अपने आप में एक करप्ट समाज बन चुका है जिसे इस्लाह की ज़रूरत है। लेकिन मुस्लिम समाज को कुरान और धर्म से मत जोड़िए। वो कुरान के और धर्म के खिलाफ कर रहा है मुस्लिम समाज जो कुछ भी कर रहा है। जैसे ट्रिपल तलाक के इशू पे जो मुस्लिम समाज कर रहा था वो कुरान के खिलाफ था, वो इंसानियत के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको करेक्ट कर दिया, हम खुश हैं। तो इसलिए मैं आपकी बात से आपका समय समाप्त हुआ। जफर सरेश वाला साहब, तस्लीम रहमानी जी ने तो आज इतनी गूढ़ बात कही जो इन्होंने पहले 70 सालों में तो कभी कही नहीं। ट्रिपल तलाक के लिए और पहले तो कभी इन्होंने इतना नारा नहीं लगाया कि ट्रिपल तलाक हटा दिया जाए। 70 साल से इंडिपेंडेंस के बाद चल रहा था। आज कह रहे हैं मिस इंटरप्रिटेशन है कुरान का। आज इनको अपने मुस्लिम समाज में भी कोई गलतियां खामियां नजर आ रही हैं। क्यों क्रूसेड नहीं हुआ? और क्रूसेड की बात तो बाद में होगी, पर पहले तस्लीम रहमानी ने जो जवाब दिया, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं सेल्फ इवैल्यूएशन हो रहा है? देखिए नाविका जी, बहुत जरूरी होता है कि जिंदगी में आदमी इंट्रोस्पेक्शन कर, बल्कि सबसे बड़ी नेकी जो है हदीस में जो आती है वो नमाज को नहीं कहा, रोजा रखने को भी नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि रात को सोने से पहले आदमी तन्हाई के अंदर ये देखे कि आज मैंने कौन सा काम सही किया या गलत किया। तो अगर हमारी जिंदगी में, मैं अपने आप से शुरू करता हूँ और फिर मैं अपने आसपास और अपने समाज में, तो अगर हमारे समाज में खराबियां हैं कोई भी लाइन की हो, और जब तक कि हम उस खराबी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो सुधार होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ, जब इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ मैं अपने आप में भी और अपने आसपास में भी, तो बिल्कुल मुस्लिम समाज को बहुत इंट्रोस्पेक्शन, जिसको कहते हैं ना, बहुत रिगरस करने की जरूरत है। और बात तालिबान वाली जो बात है, उसके एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो आपने तालिबान का कहा और इजराइल का भी कहा। देखिए, हमारा व्यू जो है हर जमाने में, और ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट जो तय करे हम उसके ऊपर चलेंगे, फुल स्टॉप। तालिबान के मामले हमारी सरकार एक बार मिली, अभी हमारे एम्बेसडर कतर से, जो व्यू होगा कल को हमारी सरकार उनके बारे में जो भी डिसाइड करे हम उसके ऊपर चलेंगे। इसी तरह इजराइल, भाई इजराइल कोई आज से दोस्त नहीं है। इजराइल 1992 में सबसे पहले नरसिम्हा राव साहब ने उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किए। उसके बाद कितनी सरकारें आई, समाजवादी के लोग भी उसमें थे, आरजेडी की भी थे, आरएलडी के भी थे। तो ये कंटिन्यूएशन है। तो इजराइल हमारे मुल्क का एक रहा है कि इजराइल के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं और फलस्तीन के साथ भी हमने रखे। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी जाती राय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी राय आप अपने पास रखो, लेकिन तालिबान के मामले में या किसी भी मुल्क के मामले में हमारी राय वो होनी चाहिए जो हमारे मुल्क की राय। और बिल्कुल मैं नसीरुद्दीन शाह साहब की जो एक बात थी, बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन हमको करने की जरूरत है। और ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हमने हिंदुस्तान में भी हमारी महिलाओं के मुताल्लिक़ बड़ी नाइंसाफी की है, बल्कि शरीयत ने उनको जो हुकूक दिए हैं, उनको जो हक दिए हैं, तो भी हमने देने के लिए बहुत कंजूसी की है या तो हमने नहीं किए। तो मैं समझता हूँ कि हमको कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है और ये बहुत ही थरो इंट्रोस्पेक्शन के साथ करने की जरूरत है। मैं सबा नकवी जी से पूछना चाहती हूं, साकेत गोखले जी ने
ट्वीट किया है और सवाल पूछा है सबा नकवी जी, why is this equating of the worst crime against humanity being questioned with regard to what happened about a slapping of a Muslim चूड़ीवाला with 2 आधार कार्ड्स? आप दोनों की तुलना एक ही व्रत में कैसे कर सकते हैं? उनका सवाल सीधा सबा नकवी से है। पब्लिक मर्डर ऑफ थाउजेंड्स, डेथ्स ऑफ लैक्स इज इक्वल टू वन ऑफ स्लैपिंग इंसिडेंट। सबा नकवी जी हैज नॉट इवन स्पोकन अबाउट डॉक्टर नारंग और अंकित killing in Delhi. She is clear about her religious affinity. Why does Sabha not need to condemn the beheading of Ankit or killing of Rahul in Delhi or Dalit murder 2 months back in Jhalawar? Why does your heart only bleed for one slapped Muslim and not for Hindus when they are killed? I think, Navika, that is a very silly kind of social media kind of question. There is a larger pattern. अंग्रेजी में आपने सवाल पूछा तो मैं हिंदुस्तानी में ही जवाब देती हूँ। सॉरी, मैं समझी एक आदत होगी अंग्रेजी में जवाब देने की। एक जहां तक मेरी सोच है, ना तो हमारे जैसे रहमानी साहब या जफर सरेश वाला साहब, मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है कि मैं मुसलमानों की तरफ से बोल रही हूँ। मैं हिंदुस्तानी पत्रकार हूँ और जो मुझे लग रहा है, जो इंसाफ की बात है, मैं इंसाफ की तरफ से बोल रही हूँ। मुझे हमारे मुल्क में, अफगानिस्तान में नहीं, मुझे लग रहा है कि एक मेजॉरिटेरियन की लहर आई हुई है और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अगर किसी के रास्ते में वो आ जाए तो ठेले से हटाओ, बहुत ही नफरत की लहर हमारे मुल्क में फैल रही है और ये मैं बार बार कहूंगी। इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। हिस्टोरिकली आप स्टडीज देखिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, एक मुल्क का लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब माइनॉरिटी सिक्योर फील करती हैं और ये हिंदुस्तान में नहीं है। आप इतना खुलकर रोज बोलती हैं, हमारे शो पर आप भी आती हैं, रहमानी साहब भी आते हैं और इतना खुल के बोलते हैं। यही इस बात का सबूत है कि यहाँ बोलने की इजाजत है, बोलने की फ्रीडम है, जो आप नसीरुद्दीन शाह को नहीं देना चाहती। लेकिन रहमानी साहब, मेरा आपसे एक ही सवाल है। 2017 15 दिसंबर, शायद आपको नहीं याद होगा, हमें याद है, और आपका एक वीडियो मेरी रिसर्च टीम ने निकाला है। अगर हम वो वीडियो चला दें तो कैसा रहेगा आपके लिए? वीडियो चला देते हैं, समय कम है, वीडियो जल्दी से चलाऊंगी और हिपोक्रेसी देखेंगे। बिल्कुल वीडियो चलाएंगे और वीडियो में आपने तस्लीम रहमानी जी कहा है कि ट्रिपल तलाक है, इसे जल्दी इस लॉ को हरी करने की ऐसी क्या ज़रूरत है? आज आप कह रहे हैं कि कुछ खामियां हैं मुसलमान धर्म में और हम लोग खुद ही देख रहे हैं, हम लोग खुद ही उसको दोहरा देता हूं। ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का पहले दिन से मैं मुखालिफ था, आज भी हूं। लेकिन लॉ जिस अंदाज से पार्लियामेंट में पास किया गया और एक सिविल मैटर को क्रिमिनलाइज किया गया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट से नहीं कहा था, उसका मुखालिफ उस दिन भी था। जफर सरेश वाला जी नहीं, देखिए तस्लीम रहमानी साहब, हम लोग तो खुद सख्त खिलाफ थे ट्रिपल तलाक के, आप भी बोलते थे उसके खिलाफ, और हम तो कहते थे कि कुरान के खिलाफ है। और ये कोर्ट ने फैसला किया, फिर कोर्ट ने सरकार को कहा कि अब इसके खिलाफ आप कानून बनाइए, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये कानून बनाया। और मैं समझता हूं कि कानून जाने से पहले लास्ट के 10 सेकंड देती हूं आपको, कितना शिफ्टिंग पोजीशन है आज के मुसलमानों को। अगर तालिबान का सपोर्ट कर दें तो इनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन तालिबान को सपोर्ट ना करने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं माइनॉरिटीज को आज सबूत देना पड़ता है कि वो हिंदुस्तान के सिटीजन्स हैं। देखिए, वो शिफ्टिंग पोजीशन तो इन लोगों की वो है कि कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए, एक तबका कुछ कहता है, दूसरा चुप नहीं रहना चाहता वगैरह। अभी जो सबा ने बात कही कि जब तक माइनॉरिटी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा देश नहीं आगे बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। सबा जी ये बताइए, इस देश की सबसे, मैं पहले ही बोल चुका, सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी कौन है? जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। इस देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कौन था आजादी के समय?
टाटा माइनॉरिटी, फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ माइनॉरिटी, फर्स्ट एटॉमिक साइंटिस्ट होमी भाभा माइनॉरिटी, मिसाइल मैन माइनॉरिटी, मगर माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है जो कहती है 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की, जो कभी हुक्मरान वक्त थे, कोई आलम पनाह थे, कोई बादशाह आलमगीर थे, कोई फतवाए जहांगीर थे, वो कहते आज हम मजलूम हो गए। इस पे तो एक ही लाइन याद आती है कि जो हुक्मरान वक्त थे आज मजलूम हो गए क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि ऊल जलूल हो गए। बिल्कुल, सेक्युलरिज्म का एक नया डेफिनेशन है और इस देश में उसका एक नया इंटरप्रिटेशन है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी, तालिबान जो शरीयत को बताता है कि 8 साल के ऊपर की लड़की को हिजाब पहनना जरूरी है, वो शायद ये नहीं जानता कि कयामत के दिन माँ के नाम से जाना जाता है हर वो शख्स। माँ की अहमियत समझिए, औरत की अहमियत समझिए, तालिबान का इंटरप्रिटेशन इस्लाम का समझिए। हिंदुस्तान तालिबान के साथ कभी मेल नहीं खा सकता। जो उनकी तारीफ करते हैं उन्हें दोबारा सोचना पड़ेगा। बस लेती हूं आपसे इजाजत, कल फिर मिलूंगी 8 बजे सवाल पब्लिक का शो पर। आप और हम फिर पूछेंगे नए सवाल।